नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका आजी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। लोकतंत्र का महापर्व आज है। दूसरे फेज के लिए आज मतदान होना है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कौन कौन सी वो सीटें हैं? टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में आज मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीट पर वोटिंग होगी। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होगी। वो 3 हाई प्रोफाइल सीटें कौन कौन सी हैं? महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर। ये 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, होशंगाबाद, इसके अलावा खजुराहो। तो ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज के इलेक्शन की बात करें तो 67% मतदान हुआ था और हम लोगों से ये अपील करते हैं कि अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दूसरा चरण और भीषण रन, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कौन कहां किसे टक्कर दे रहा है? रीवा की बात कर ली जाए। रीवा में देखिए, जनार्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। नीलम मिश्रा कांग्रेस की ओर से हैं, यानी कि नीलम मिश्रा को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया और दोनों के बीच कांटे की टक्कर। पुराने प्रतिद्वंदी दोनों बताए जाते हैं। सतना की बात कर लेते हैं तो सतना इस फेज में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है और यहां का जो चुनावी समीकरण है वो भी बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि सतना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। गणेश सिंह, जो कि 4 बार के सांसद हैं, वो चुनावी मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में गणेश सिंह को हराया था। वहीं नारायण त्रिपाठी, जो कि बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं। रीवा से प्रेरणा मिश्रा जुड़ी हुई हैं, होशंगाबाद से अजय दुबे और कांकेर से हमारे साथ तृप्ति सोनी जुड़ी हैं। सबसे पहले प्रेरणा, आपका रुख करते हुए फिलहाल क्या तैयारी है? और चूंकि 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी, क्या वहां पर मॉक पोल की शुरुआत हो गई है? और फिलहाल तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरीके की सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम है? और सुबह अब मॉक पोल की शुरुआत हो गई है सुबह 7 बजे से, क्योंकि वोट डाले जाएंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये उन कक्ष की तस्वीरें हैं जहां पर थोड़ी देर बाद जो तमाम मतदाता हैं वो आएंगे और वोट डालेंगे। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको तमाम जानकारियां मिलेंगी कि मतदान केंद्र क्रमांक कौन सा है। इसी के साथ मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में कितने हैं वो तस्वीरें भी देखने मिलेंगी। 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 15वां नंबर दिया गया है नोटा को। ये आप तमाम बातें देखिए। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो भी मुख्य रूप से जानकारी होती है वो यहाँ पर साझा की गई है। कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, इस बात की जानकारी भी यहाँ पर साझा की गई है। और यहाँ पर क्या बातें ऐसी हैं जब मतदान करेंगे लोग तो उन्हें याद रखनी है, ये बात है। मैं आगे वाले कक्ष की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी मॉक पोल का समय चल रहा है और मॉक पोल के बाद जो प्रक्रिया है वो आगे यही होगी कि मतदाता यहाँ पर आएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप देखिए, पुलिस जवान भी यहाँ पर तैनात हैं और सुरक्षा के बीच मतदान यहाँ पर कराया जाएगा। और 2000 से ज्यादा मतदान केंद्र यहाँ पर पूरे रीवा की मैं अगर बात करूं तो बनाए गए हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर अगर प्रत्याशियों की मैं बात करूं, जनार्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं और नीलम मिश्रा कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी। देखिए, आगे आपको प्रक्रियाएं देखने मिलेंगी। मैं प्रयास करूंगी बातचीत करने का, जो इस मॉक पोल में अभी तक अच्छा ठीक है, चलिए मैं बाहर बातचीत करने की कोशिश करती हूँ सोनाली की। और आज क्या तस्वीरें दिन भर में देखने को मिलेंगी? आपका यहाँ पर क्या रोल है? हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब मॉक पोल करवाने आए थे। अच्छा, तो मॉक पोल हो गया है? हो गया है अभी। अब 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, तो आप जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका मुख्य रूप से क्या रोल होता है? मुख्य रूप से उनका रोल ये होता है कि वोटरों को देखें कि गलत ना हो, उनकी आईडी है कि नहीं है, यही सब देखते हैं एजेंट हमारे।
ठीक है, तो देखिए सोनाली, ये भी तस्वीरें खास हैं क्योंकि यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स रात से ही तैनात हैं और अब क्योंकि सुबह का वक्त था, मॉक पोल शुरू हो गया है। इसके बाद 7 बजे से जब मतदाता आएंगे तो वहां पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, अनियमितता सामने ना आए, इसको लेकर यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स नजर आ रहे हैं। और दोनों ही दल के पोलिंग एजेंट्स जिस दिन मतदान होता है उस दिन वहां पर नजर आते हैं। काउंटिंग के दिन भी ठीक इसी तरह की प्रक्रिया होती है कि पोलिंग एजेंट्स वहां पर होते हैं। शाम 6 बजे तक सोनाली ये वोट डाले जाएंगे। ठीक है प्रेरणा, लौटती हूँ मैं आपके पास और भी तस्वीरें देखेंगे। होशंगाबाद से हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़े हैं। अजय, आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? चलिए, कांकेर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। अजय दुबे हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे। सत्यप्रकाश, कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और वहां पर इससे क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? सुरक्षा के कैसे इंतजाम? देखिए, कांकेर जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर हिमोड़ा मतदान केंद्र पे हूं मैं। हिमोड़ा प्राथमिक शाला ये अंतागढ़ क्षेत्र में आता है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में आता है। और यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इसी पोलिंग बूथ पे भोजराज नाग मतदान करने वाले हैं। एक छोटा सा गांव है, हालांकि अभी मतदाता आने यहाँ शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन पोलिंग पार्टियां कल से ही पहुंच गई है यहाँ पे और मॉक पोल की प्रक्रिया की जा रही है। और मैं सीधे तस्वीर दिखाता हूं क्योंकि मॉक पोल की प्रक्रिया संभवतः हो गई होगी, तो 5:30 बजे का वक्त रहता है। हालांकि पोलिंग एजेंट्स नहीं आए, लेकिन ये नियम है कि समय पे मॉक पोल होना ज़रूरी है, भले पोलिंग एजेंट्स आए नहीं आए। तो ये देखिए लाइव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि ये पोलिंग जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद फिर पूरी तैयारी हो जाएगी। मैम, मशीनें जाँच की जा रही है, मॉक पोल चल रहा है, सब ठीक है? जी सर, सब ठीक है। कोई पोलिंग एजेंट्स आए? अभी तो कोई पोलिंग एजेंट्स नहीं आए हैं। हम कल बता दिए थे पर अभी कोई नहीं आया। 5:30 बजे का वक्त रहता है, लेकिन अगर वक्त पे वेट कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग किए हैं पर कोई आए नहीं, फिर हमने शुरू कर दिया क्योंकि मशीनें ठीक हैं सर, मतलब समय पे हम मतदान शुरू हो जाए, सब हो तो जाए। ये तैयारी हो गई है। और सारी महिलाएं हैं यहाँ पे जो पोलिंग पार्टी में, इस मतदान दल में जो कर्मी हैं सारी महिला कर्मी हैं और चेहरे पे मुस्कान लिए ये लोग बड़ी शिद्दत से और निष्पक्ष भाव से मतदान आज कराएंगे। और ये देखिए मॉक पोल जो है वो चल रहा है। तो ये तस्वीरें हिमोड़ा जो बिल्कुल दूरस्थ ग्रामीण इलाका है जी, उस स्कूल से है, उस मतदान केंद्र से है, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ठीक है सत्यप्रकाश, लौटती हूँ मैं आपके पास। तृप्ति सोनी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तृप्ति, आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? फिलहाल कैसी तैयारियां आपको वहां पर दिख रही हैं? क्या मॉक पोल की शुरुआत हो गई है वहां पर भी? बिल्कुल सोनाली, मैं महासमुंद में मौजूद हूं और महासमुंद में जिस पोलिंग बूथ में मैं खड़ी हूं ये संगवारी बूथ है और यहां मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। और संगवारी बूथ यानी कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हाथ में मोर्चा है। महिलाएं 100% मतदान करवाएंगी, जिसकी तैयारी लगातार चल रही है। मॉक पोल अभी हो रहा है और मॉक पोल में सब कुछ ठीक हो, यही बेहतर होने की कोशिश की जाती है। आज आप सब तैयार हैं? जी बिल्कुल रेडी है हम लोग और करवाएंगे हम लोग। आप पहली बार मतदान करवाने आई हैं? जी, हमारे ग्रुप में सब नए हैं। सब नए हैं, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा एक्साइटेड भी है, कल रात में नींद नहीं आई है बाकी सब अच्छा है, सब बढ़िया है। तो देखिए 100% मतदान करवाने के लिए महिलाएं हैं। ये मैडम थोड़ी बिजी है क्योंकि लगातार वो मैच कर रही हैं कि कैसे मॉक पोल करवाना। तो मॉक पोल कितना कंप्लीट हो गया लगभग? मॉक पोल ऐसे हम लोग को 50 कराना रहता है, उसमें से 46 अभी वोट्स पड़ चुके हैं। अभी थोड़ा 10 मिनट और लगेगा कंप्लीट होने में। तो आप तैयार हैं पूरे तरीके से? तैयार 100% पोलिंग 100% होगा देखिए सोनाली, 100% पोलिंग के लिए तैयार है महिलाएं और महिला मतदान कर्मियों ने मोर्चा संभाला है। इस बार छत्तीसगढ़ में अच्छी पहल की गई है ये कि काफ़ी मॉक पोल की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, देखिए मैच किया जा रहा है मशीनें सही हैं या नहीं, ये पूरी तरीके से तस्दीक की जा रही है। और 7 बजे का वक्त होगा जब यहाँ पहुँचेंगे मतदाता और वोट पड़ेंगे। महासमुंद लोकसभा हाई प्रोफाइल सीट है इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से रूप कुमारी चौधरी यहाँ प्रत्याशी है और ताम्रध्वज साहू कांग्रेस से प्रत्याशी है। ठीक है तृप्ति, लौटती हूँ मैं आपके पास। प्रेरणा का रुख कर लेते हैं। प्रेरणा, चूंकि रीवा का जो चुनावी दंगल इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। जनार्दन मिश्रा हैं बीजेपी की ओर से और नीलम मिश्रा जो कि कभी बीजेपी में हुआ करती थी, तो ऐसे में कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल कांटे की टक्कर है सोनाली, क्योंकि नीलम मिश्रा खुद भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक दौर में
विधायक रह चुकी हैं। वहीं अगर मैं जनार्दन मिश्रा की बात करूं, 2 बार के सांसद हैं रीवा लोकसभा क्षेत्र से, और तीसरी बार क्या हैट्रिक लगाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि नीलम मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ने उतारकर ये भी साफ कर दिया है कि रीवा लोकसभा सीट पर जातिगत समीकरण भी बहुत ज्यादा है, और ये इससे साफ हो गया है क्योंकि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है जनार्दन मिश्रा, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी ठीक उसी तरह का एक कार्ड खेलकर और नीलम मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि अब कौन इसमें सफल होता है ये जरूर देखना होगा, लेकिन जनार्दन मिश्रा 2 बार के वैसे ही सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार का लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। अगर मैं रीवा की बात करूं, यहाँ पर कई तरह के मुद्दे उठते हैं। यहाँ ब्राह्मण वोटर्स बहुत ज्यादा हैं और ब्राह्मण वोटर्स बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं सोनाली, अगर हम बात करें यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी की जीत हासिल करने की। यही कारण था कि हमने विधानसभा चुनाव में भी जो तस्वीरें देखी उसमें एक ब्राह्मण प्रत्याशी ने फतेह हासिल की। और रीवा की मुख्य रूप से मैं बात करूं विधानसभा में, तो जब चुनाव हुए थे राजेंद्र शुक्ला और राजेंद्र सिंह वहां उस वक्त चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी दूसरा बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र शुक्ला ने उस वक्त जीत हासिल की थी। और ठीक इसी तरह अब तस्वीरें देखने मिलेंगी लोकसभा चुनाव में, और उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने ये ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है और अब अपना प्रत्याशी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से ब्राह्मण ही उतारा गया है। और अभय मिश्रा की पत्नी है नीलम मिश्रा, कितनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में होंगी मैं देखूंगी। आप बताइएगा, आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगी है? नहीं, मैं एक एजेंट हूँ। अच्छा, आप भी एजेंट हैं, तो आपके प्रत्याशी कितने मजबूत हैं बता दीजिए जरा हमारे दर्शक। अरे प्रत्याशी तो सभी विधानसभा में मजबूत हैं, चाहे सिमरिया छोड़ दीजिए, पर लोकसभा में सिमरिया में भी हम आगे हैं, सिमरिया में भी मैं आगे हूँ। वो विधानसभा नहीं है, लोकसभा है। हमको केंद्र की सरकार देखना है, केंद्र की सरकार। हाँ, और जनता आपको पहुंचाएगी केंद्र? बिल्कुल पहुंचाएगी, 400 पार। ठीक है, तो सोनाली आपने देखा, देखिए बार बार ये दावा किया जा रहा है 400 पार इस बार होगा। हालांकि अब वो उसमें कितनी फतेह हासिल होगी देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रेरणा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लौटते हुए मैं आपके पास सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, कांकेर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं, तो वहां पर किस तरीके से वोटिंग होगी और वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम होंगे? देखिए, बस्तर का जब लोकसभा चुनाव हुआ पहले फेज में, तो करीब 50,000 के आसपास बल तैनात थे। जवानों को अगर सैनिक बलों को और स्थानीय पुलिस को जोड़ लें तो, और करीब कांकेर लोकसभा क्षेत्र में भी आज तब जबकि मतदान हो रहा है इतने ही बलों को लगभग तैनात किया गया है, क्योंकि कांकेर में ही 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था, ढेर किया था। तो उसके बाद थोड़ी सतर्कता ज़्यादा बरती जा रही है। हालांकि ये ज़रूर है कि ये मानकर चला जा रहा है कि उसके बाद लोग भी थोड़े बेखौफ हुए होंगे और वो नक्सल प्रभावित इलाके, मसलन मान लीजिए मैं नक्सल प्रभावित इलाके में हूँ, अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो सुखद तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा सकता हूँ कि पहले से अधिक तादाद में मतदाता मतदान केंद्र पे आएँ और वो अपने मताधिकार का उपयोग करें। देखिए, कांकेर लोकसभा क्षेत्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौजूदा वक्त में हैं, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, क्योंकि मौजूदा सांसद को टिकट नहीं मिला भाजपा की ओर से। तो भोजराज नाग जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो पूर्व विधायक रह चुके हैं। वहीं बीरेश ठाकुर पिछली दफा मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे और बहुत कम मार्जिन से, करीब मुझे लग रहा है कि 6,000 के आसपास के मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, तो कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है इस लोकसभा क्षेत्र में, जो उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तृप्ति, महासमुंद लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर ये काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि रूप कुमारी चौधरी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, वहीं पूर्व गृह मंत्री जो ताम्रध्वज साहू हैं वो है कांग्रेस की ओर से, और यहाँ पर साहू वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है महासमुंद की अगर मैं बात करूं। और दिलचस्प बात यह है कि महिला वोटर्स पुरुष वोटर से ज्यादा है, तो ऐसे में जो दंगल होगा वो बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी दमखम के साथ प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आए। जाहिर तौर पर क्योंकि सोनाली, महासमुंद लोकसभा वो सीट है जहां की जनता ने जिसको एक बार प्यार दिया तो लगातार
प्यार दिया है। जी। विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस के दिग्गज लीडर थे जो 6 बार यहाँ से सांसद रहे। इसके साथ ही अजीत जोगी भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। अब ताम्रध्वज साहू अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में यहाँ काबिज रही है। रूप कुमारी चौधरी जो प्रत्याशी है इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो बसना से आती हैं। सरायपाली उनका गृह क्षेत्र है। वो विधायक रह चुकी हैं बसना से 2013 में। पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। 2018 में उनकी टिकट नहीं थी और 2023 में भी उनको टिकट नहीं मिल पाई थी। अब सीधे सीधे लोकसभा का टिकट देना रूप कुमारी चौधरी को, जो पूर्व विधायक रह चुकी हैं। स्थानीय वाली बात सामने आ रही है। जहां तक ताम्रध्वज साहू की बात है तो जैसा कि आपने बताया कि साहू मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में साहू मतदाता तय करते हैं कई सीटों पर कि जीत किसकी होगी। क्या इस बार महासमुंद में फिर से साहू दाव चलेगा? जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है तो एक तरफ बीजेपी की प्रत्याशी अघरिया समाज से आती हैं और ताम्रध्वज साहू साहू समाज से आते हैं और न सिर्फ समाज से बल्कि समाज की मुखिया भी हैं। तो क्या समाज ताम्रध्वज साहू की ओर जाएगा या रूप कुमारी चौधरी की ओर? लेकिन इन सबसे परे राष्ट्रीय मुद्दों को देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्या किस तरह की परिस्थितियां बन रही है ये देखना होगा। लेकिन अगर सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पे काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है और कांटे की टक्कर होगी तो देखना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने दिग्गज को मैदान में उतारा है क्या वो ये सीट ले पाएंगे, क्योंकि ताम्रध्वज साहू वो नेता हैं जिन्होंने 2014 में एकमात्र दुर्ग की लोकसभा सीट कांग्रेस के नाम की थी और वो कहते आए हैं कि जहां भी पार्टी ने मुझे भेजा वहां मैंने जीत हासिल की है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस में कांग्रेस भी है कि कोई बाहरी प्रत्याशी वाला मुद्दा यहाँ पे ज्यादा हावी दिखता नहीं, क्योंकि पहले भी यहाँ लोगों ने जिताया है दूसरे जगह से आकर प्रत्याशियों के यहाँ पे जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है उन्हें। अब रूप कुमारी चौधरी भी जोर लगा रही हैं। बीजेपी और मोदी फैक्टर भी है। देखना है कि दिलचस्पी मुकाबला कितना होता है। हालांकि जब मतदान केंद्र में लोग पहुंचेंगे तो थोड़ा तो मन टटोलने की कोशिश हम भी करेंगे कि आखिर क्या मूड है जनता का और महासमुंद में इस बार कैसी हवा है। तृप्ति, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि इस सीट पर महिला जो मतदाता है वो ज्यादा संख्या में पुरुष मतदाता से, तो महतारी वंदन योजना का कुछ इम्पैक्ट नजर आएगा क्या? देखिए, महिला मतदाता कमोबेश लगभग लोकसभाओं में ज्यादा है। पूरे छत्तीसगढ़ में ही पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताएं ज्यादा है, इसलिए जो पार्टियां हैं वो स्कीम्स या घोषणाएं महिलाओं को लेकर करती हैं। कांग्रेस ने भी सालाना 1 लाख की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में पहले ही लगातार ये बात कह रही कि हम योजना चला रहे हैं, हमने वादा पूरा किया है। लेकिन इम्पैक्ट कितना पड़ेगा महिलाओं पर? कुछ मुद्दे और भी हैं। महंगाई भी एक मुद्दा कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में गूंजा है। इससे परे महिलाएं और क्या चाहती हैं, ये आने वाले वक्त में जब नतीजे बताएंगे कि क्या नतीजा महिलाओं ने दिया है। लेकिन महिला वोटर ज्यादा है, बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी महिलाओं की रहती है, इसलिए पार्टियों को भी स्कीम्स उनकी तरह से ही बनानी पड़ती है। ठीक है तृप्ति, लौटती हूँ मैं आपके पास। प्रेरणा, चूंकि अगर हम रीवा लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी होते हैं, खासकर लोकसभा चुनाव की मैं अगर बात करूं तो राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, तो उसे किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, कांग्रेस के पास स्थानीय मुद्दे सोनाली पहले भी थे और अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, इस दौरान भी यही तस्वीरें देखने मिल रही हैं कि स्थानीय मुद्दों के साथ ही कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। हालांकि मैं राष्ट्रीय मुद्दों की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई खास राष्ट्रीय मुद्दे हैं नहीं, लेकिन राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अब वोट मांग रही है और उसमें सफलता भी हासिल हो रही है। सोनाली, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 22 जनवरी को जो तस्वीरें देश भर में देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, उसको लेकर देश भर में खुशी का माहौल था, उत्साह था और वो तस्वीरें इतनी दिलचस्प और इतनी खास तस्वीरें थी कि अब भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनावी मैदान में उसे लेकर सफलता हासिल हो रही है। अब मैं विंध्य क्षेत्र की बात करूं, विंध्य में भगवान श्री राम का फैक्टर इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभावशाली है क्योंकि विंध्य में एक क्षेत्र पड़ता है सोनाली, सतना के पास चित्रकूट,
और चित्रकूट वो जगह है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के लगभग 12 वर्ष बिताए थे, और ये कारण भी है उसके अब विस्तारीकरण का, और उसको डेवलप करने का काम, सौंदर्यीकरण का काम और बेहतर ढंग से किया जाएगा। और सरकार ने भी ये वादा किया है मध्य प्रदेश में, और इसको भी एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है। और यही कारण है कि ये जो फैक्टर है ये बहुत काम आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक मुद्दा बना रही है। और मैं अगर रीवा क्षेत्र की भी बात करूं, यहां पर भी जब मैंने कांग्रेस प्रत्याशी से चर्चा की तो उनका इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने एक कड़ा निशाना साधा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास और भी कई मुद्दे हैं। विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ल को कहा जाता है, उनका भी इम्पैक्ट रीवा लोकसभा क्षेत्र पर पड़ता है, और कितना बड़े स्तर पर पड़ेगा ये इम्पैक्ट जरूर देखना होगा। सोनाली, 4 जून के नतीजे बताएंगे। ठीक है प्रेरणा।